स्टूडेंट्स, बेटा हमारा लेसन चला हुआ है भारत की खोज का युगों का दौर। और इसमें गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बारे में सारा बताया जा रहा है। तो इसी के अंदर हम आए हुए थे भारत का प्राचीन रंगमंच पर कि भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा था, यानी नाटकों के बारे में। तो देखिए आगे, 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। 400 ईस्वी के लगभग की बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था और उसमें एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था। यह विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। जो नाटक लिखा गया था उसका नाम था मुद्रा राक्षस और उसके लेखक थे विशाखदत्त। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया था। कैसा नाटक था ये? विशुद्ध राजनीतिक से संबंधित नाटक था ये, और इसमें किसी पौराणिक कथा को भी नहीं लिया गया था और न प्रेम आदि के बारे में कुछ बताया गया था। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। कुछ अर्थों में जो ये नाटक था आज की वर्तमान स्थिति के बारे में ही इस नाटक में कुछ बताया गया था। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। राजा हर्ष के बारे में बताया है कि उन्होंने 7वीं सदी में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया था और राजा हर्ष भी नाटककार था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। हर्ष के कितने नाटक हैं? 3। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ। राजा हर्ष भी 7वीं सदी के आसपास ही साम्राज्य कायम कर चुका था और 3 नाटक भी मिलते हैं इनके। ऐसे 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति भी आए जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा थे। क्या थे वे भवभूति? संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा। रामायण का जो उत्तर रामचरितम है वो भवभूति द्वारा ही लिखा गया है। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। भारत में जो ये है भवभूति बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और इनसे ऊपर केवल कालिदास ही थे। कालिदास को सबसे ऊपर माना जाता है ना। कालिदास का स्थान नाटककारों में, रचनाकारों में सबसे ऊपर माना जाता है। तो भवभूति से ऊपर केवल कालिदास थे, यानी कि दूसरे नंबर पर ये हुए थे। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। संस्कृत नाटकों की यह धारा बहुत समय से चलती आ रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसमें कुछ ह्रास यानी कमजोर होता दिखाई दिया, घटता दिखाई दिया। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिलती जुलती है। प्राचीन नाटकों की भाषा कैसी है? मिलती जुलती है। कौन? जैसे कालिदास हैं नाटककार या अन्य दूसरे हैं, उनकी भाषा मिलती जुलती है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप संस्कृत है और प्राकृत है। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्राय स्त्रियां, प्राकृत। हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। एक नाटक के अंदर जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह तो संस्कृत बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते हैं। और जो अशिक्षित लोग हैं, सामान्य जन समुदाय हैं या स्त्रियां आदि हैं, जैसे घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, वे क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं और गांव में स्त्रियां क्या बोलती हैं? हरियाणवी। तो ऐसे ही वो है, पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे और अशिक्षित लोग या स्त्रियां आदि क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था।
ये क्या था, साहित्य भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौते के समान थी। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। फिर भी समझौता होते हुए भी प्राचीन नाटक क्या है, अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्य कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती हैं। ऊंचे दर्जे के जो साहित्यिक रंगमंच हैं, उनके अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है, लोगों का, आम लोगों का। इसका आधार क्या है, भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं, उनसे लेकर के वे लोग जन समुदाय अपने छोटे मोटे जैसे नाटक आदि करते हैं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती है और इनका सरोकार नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। दर्शक जो थे उनको इन विषयों की अच्छी जानकारी रहती थी, क्योंकि नाटक आदि पढ़ते थे, देखते थे और उनको पता होता था, तो वे अपनी समझ को या जितना उनको पता होता था वे उसका वर्णन छोटे मोटे नाटकों के द्वारा ही प्रस्तुत करते थे। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे। जो नाटक थे वे अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, जैसे संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, अब भ्रिंश भी होती थी, या हिंदी हो गया। अलग अलग बोलियों में ये नाटक रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। जिस क्षेत्र में नाटक मतलब दिखाए जाते थे, उस एरिया के हिसाब से उनकी भाषा होती थी। जिनको जैसी भाषा समझ आती थी उसी के हिसाब से वहां की भाषा होती थी उन नाटकों की। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। दूसरी तरफ क्या था, संस्कृत नाटकों का चलन तो सारे भारत में था, क्योंकि उनकी ये भाषा जो थी भारत के शिक्षित समुदाय की ही भाषा थी। क्योंकि जैसे अब हम हिंदी समझते हैं, सभी लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी कोई अच्छी तरह बोलते हैं, समझते हैं, जैसे बोलचाल में भी हिंदी को ही प्रयोग किया जाता है। तो उस समय ऐसी हमारी हिंदी जैसी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत से ही हिंदी निकल कर आई है, तो संस्कृत को ही सभी लोग बोलते थे पूरे भारत में। तो वह सभी लोगों की, शिक्षित लोगों की बोलचाल की भाषा थी, जैसे आज हमारी हिंदी है। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। संस्कृत क्या है, अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत है। अत्यंत यह विकसित है, इसका विकास हुआ है और अनेक प्रकार से अलंकृत है, सुशोभित है। हमें जो कुछ भी पुराने इतिहास के बारे में पता करना हो तो हमें संस्कृत के अंदर मिलता है। संस्कृत के अंदर बहुत अधिक जानकारी छिपी हुई है। जितना भी हमें इतिहास के बारे में पता करना हो तो वह सब कहाँ मिलेगा, संस्कृत में। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में शक्ति से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। जो वह संस्कृत के ढांचे से जकड़ी हुई है, जिसका निर्माण किसने किया था, पाणिनि ने। कितने वर्ष में, 2600 वर्ष में इसका प्रसार हुआ, इसका संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ, यह संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, यानी सभी जगह यह फैल, संस्कृत भाषा जो है सभी जगह फैल गई, सुशोभित भी थी, अलंकृत भी थी, संपन्न भी थी, और इसका प्रचार और प्रसार हुआ था। पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा, अपने मूल रूप को इसने नहीं छोड़ा।
संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में संस्कृत साहित्य का धीरे धीरे लोगों ने मतलब कि इसका प्रयोग करना कम कर दिया। तो इस करके संस्कृत ने अपनी कुछ शक्ति और शैली को, इसकी सादगी को खो दिया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में क्या कहा था, संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन इसकी बनावट बहुत ही अनोखी है। यूनानी भाषा के मुकाबले तो यह पूर्ण है, अपने में पूरी है। लातीनी के मुकाबले यह उत्कृष्ट है, ऊंची है, और दोनों के मुकाबले में ये परिष्कृत है, चारों ओर से उचित है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। लेकिन यूनानी और लातीनी, इन दोनों भाषाओं के साथ यह बहुत अधिक मिलती जुलती है। यह संयोग अचानक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। जो इनके अंदर मिलना जुलना है, यूनानी और लातीनी भाषा और संस्कृत के अंदर जो इतना मिलता जुलता रूप प्रकट होता है, यह अचानक नहीं हो सकता। इससे साफ पता चलता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत क्या है, एक ही है, तभी ये मिलती जुलती हैं और शायद अब वह मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है, जो बाकी भारतीय भाषाएं हैं उन सब की जननी है, माँ है। क्योंकि संस्कृत से ही उन सब का विकास हुआ है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। जो अन्य भाषाएं हैं उनका शब्दकोश और अभिव्यक्ति का जो ढंग है वो किसकी तरह है, संस्कृत की तरह, संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। संस्कृत काव्य और दर्शन, संस्कृत काव्य और संस्कृत दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में वह जीवित है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति किस प्रकार से थी? अब तक तो हमने पढ़ा था भारत का रंगमंच। अब दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा कि मेरे देश भारत को जानने के लिए, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कब होगी, हम उस युग की यात्रा करेंगे। कौन से युग की? जब ये चीजें हुई, उसकी यात्रा करने का अर्थ क्या है, वहां के ग्रंथ पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, या जिन्होंने बड़े बुजुर्गों ने उनके बारे में जितनी जानकारियां हासिल की हैं उनसे बात करेंगे, तब हम इसके बारे में जान पाएंगे। जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। कब होगी यात्रा? जब मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी। कब की? जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर और भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था, तब हमें अपने देश के बारे में पता चलेगा। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं और मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है। लेखक कह रहे हैं कि हमें बीते हुए समय में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी आवश्यकता है? तन से नहीं, बल्कि मन से।
यानी शरीर से कहीं न घूमे बल्कि मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करनी होगी, यानी ध्यान से उसके बारे में कुछ पढ़ना होगा, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। किताबों को पढ़ना होगा या किसी से पूछना होगा, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था, तो तभी हमें अपने देश के बारे में पूरा पता चल सकता। पूरा तो फिर भी पता नहीं चल सकता, लेकिन काफी पता चल सकता है। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। पिछली चौथाई सदी के दौरान के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले हुए क्षेत्र के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? कभी कभी बृहत्तर भारत। किसको? दक्षिण पूर्वी एशिया के दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास को। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती, बहुत सी कड़ियां अभी भी नहीं मिलती हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है। बहुत से अंतर विरोध भी हैं, अंदर ही अंदर बहुत से विरोध भी होते रहते हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। परंतु क्या है? सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे वृत्तांत हैं, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। भारत को जानने के लिए सामान्य रूप से किसी सामग्री की कमी नहीं है। कौन कौन सी सामग्रियां मिल जाती हैं? भारतीय पुस्तकें मिल जाती हैं, उनके बारे में उनसे हम पढ़ सकते हैं। अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं, और इन सब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इनसे हम अपने भारत देश के बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं, ये तो है ही। इनके अलावा और क्या है? पुराने शिलालेख भी मिलते हैं, उन पर लिखा मिलता है भारतीय इतिहास के बारे में, और ताम्रपत्र भी हैं, तांबे के पत्र भी हैं, उन पर बहुत सारा लिखा मिलता है, वहां से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। जावा और बाली में भी भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें क्या है? भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का अनुवाद भी किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदूर में। यूनानी और लातीनी स्रोतों में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें मिल सकती हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर और क्या है? प्राचीन इतिहासों के विशाल खंडर हैं। कहाँ पर है ये? अंगकोर और बोरोबुदूर में, जहां से हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एशिया की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। 900 ईस्वी तक क्या हो गया? उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई देती हैं। इनके बीचों बीच में पूर्व की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इनके बीचों बीच में पूर्व की ओर जाने का सिलसिला जरूर रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। इनकी विशिष्ट बात क्या थी इन अभियानों की? कि इनका आयोजन राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। क्या था? ये उपनिवेश दूर दूर तक फैले होते थे और युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और मार्गों पर ये कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इन बस्तियों का नामकरण कैसे किया गया? पुराने भारतीय नामों के आधार पर। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जिसे अब कंबोडिया कहते हैं,
उस समय क्या नाम था उसका? कंबोज। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जोक का टापू है। जावा जो है वो क्या है? यवद्वीप या जो का टापू। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। क्या है ये आज भी? एक अन्य अनाज आदि का अनाज आदि का विशेष नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए नामों का संबंध भी प्राय खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। प्राचीन पुस्तकों में जो नाम आए उनका वह नाम भी किसके आधार पर होता था? किसी खनिज, धातु या किसी खेती की पैदावार से ही होता था। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। जो ये नाम है इनसे खुद ब खुद व्यक्ति का ध्यान किस ओर जाता है? व्यापार की ओर चला जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। यह व्यापार जो था तीसरी और दूसरी शताब्दियों में बढ़ने लगा। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा। जो साहसिक व्यवसायिक थे और व्यापारी थे, इनके बाद धर्म प्रचारकों का भी जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक की ठीक बाद का समय था। यह समय कौन सा था? अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी इन दोनों में प्राप्त जो वृत्तांत है उनसे पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व कम से कम अंदर समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग कैसा था? बहुत अधिक विकसित था और उन्नति पर था। उस समय उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का भी चिन्ह अंकित है। दूसरे और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर किसका वर्णन है? दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। क्या है? अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। टापुओं पर और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया था, धर्म और कला भारत ने दी थी। सामान्य जीवन दर्शन तो चीन ने दिया था और धर्म और कला भारत ने दी थी। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल था या इससे भी कुछ अधिक का था। भारतीय उपनिवेशों का इतिहास कितना था? 1300 साल या इससे भी अधिक था। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक था। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। अब आगे देखिए, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव किस प्रकार से था? भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। भारतीय सभ्यता ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी अपनी जड़ें जमा ली थी। इस बात का प्रमाण आज
वहां सब जगह मिलता है चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र था। इसका प्रमाण क्या है? वहां आज वहां सब जगह ये मिलता है प्रमाण। कहाँ पर? चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां पर ये आज भी प्रमाण है। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ था उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम से हैं, लेकिन उनका ये अर्थ नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राजकीय समारोह जो होते थे वो संस्कृत भाषा में किए जाते थे, जो आज इंग्लिश में या हिंदी में किए जाते हैं। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। जो राज्य के कर्मचारी थे सभी उनके पास संस्कृत की पदवियां थी, और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। पदनाम न केवल थाईलैंड में था बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक ये चलते आ रहे हैं पदनाम आदि। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के जो प्राचीन साहित्य है उनके अंदर पुराकथाएं और गाथाएं भी हैं, भरी हुई हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। जावा और बाली के अंदर जो मशहूर नृत्य हैं वो कहाँ से लिए हैं? भारत से। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव इसमें दिखाया गया है। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। कहाँ? बाली के अंदर। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को और अधिक कायम कर लिया, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म अभी भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। फिलीपीन में जो लेखन कला है वो कहाँ से गई है? भारत से ही गई है। आज की मीटिंग में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आप ये चैप्टर रीड करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंटरनल क्वेश्चन निकल रहे हैं वह आप साथ के साथ बनाएंगे। लेसन पिछला जितना हो चुका है वो भी रीड करेंगे, और जो अगला लेसन है वो भी रीड करेंगे। लेसन काफी लंबा है, 2-3 मीटिंग शायद और लगेंगे इसमें, तब ये कंप्लीट होगा। तो आप साथ साथ लेसन रीड करते रहिए। अब मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, तो एक दो क्वेश्चन ओवर होने से पहले मैं आप लोगों से सुनती हूँ, आप मुझे सुनाएंगे। हाँ जी, सुने? अनमोल, अनमोल, आप बताइए, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन हैं? अनमोल, आकर के वापस चले गए। नहीं आता तो बोल दीजिए, दूसरे बच्चे से सुन लिया जाएगा। ऐसे क्यों भाग रहे हो? बोलिए अनमोल। याद नहीं है, याद नहीं है। याद नहीं है? चलिए अब दूसरा विषय, ये सिमरन आप बताओ। मैम चंद्रगुप्त। नहीं बेटा, मुद्रा राक्षस के रचनाकार मैम विशाखदत्त।